लेकिन तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है और मुझसे ये क्रोध अब रुक नहीं रहा, ये निकलेगा जरूर। तब महात्मा ने वहां पर पृथ्वीराज चौहान को शाप दे दिया कि तुमने ये कृत्य किया है, इसलिए तुम्हारे शत्रु के द्वारा तुम अंधे किए जाओगे। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सिकंदर से लेकर चाहे वो अरब हो, चाहे अफगान हो, चाहे मुगल हो, चाहे फिर अंग्रेज हो, सिर्फ हारे हुए युद्धों की श्रृंखला हमें रटाई जाती है, याद कराई जाती है, मन मस्तिष्क में डाली जाती है। पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे मोहम्मद गौरी से। 28 युद्ध हुए, छोटे मोटे से लेकर बड़े युद्ध 7 हुए। 28 युद्ध पूरे मिलाकर छोटे बड़े हुए। पृथ्वीराज चौहान एक भी युद्ध नहीं हारे, लेकिन वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं जब भारतवासी पूछते हैं कि हमें उस युद्ध की बताओ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे, हमें उस युद्ध की बात करनी है। तब पृथ्वीराज चौहान वास्तव में हार जाते हैं। उनकी जीत की कहानियां कल्पना लगती हैं, कपोल कल्पनाएं लगती हैं मात्र। उनके हारने की कहानी हमें सत्य प्रतीत होती है। तब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन मैं उस युद्ध की बात करने जा रहा हूं जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने रौंद दिया तुर्कों को, पृथ्वीराज चौहान ने धूल में मिला दिया तुर्कों को। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि दिल्ली का इतिहास इस हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है। ये छाती ठोक कर कहो, ये गर्व से कहो, हम हारे नहीं हैं, हमें तो इतिहास ने हरा दिया है। तो अब हम इस गाथा में प्रवेश करते हैं। पृथ्वीराज चौहान यहाँ संयोगता से विवाह करते हैं दिल्ली में। दिल्ली के महाराज गोविंदराज तोमर यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आयोजन करते हैं विवाह का। इसके बाद ही यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान शोक में चले जाते हैं। बड़ा ही उन्हें मोह होता है क्योंकि बहुत सारे सामंत प्रियजन वीरगति पा जाते हैं इस युद्ध में। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान दिन प्रतिदिन शोक में डूबते जा रहे हैं। बड़े बड़े मूर्धन्य ब्राह्मण आकर उन्हें शास्त्र उपदेश कर रहे हैं। पंडित विद्याधर आते हैं, बड़ी सांख्य की रसमयी मीमांसा सुनाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वागीश्वर आते हैं, बड़ा ही वेदांत दर्शन के सूत्र यहाँ पृथ्वीराज चौहान के कानों में घुलते हैं, लेकिन वे बस मानो कानों में ही रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित विश्वरूप आकर योग दर्शन का बड़ा ही अद्भुत उपदेश करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मन मछली ने जो शोक रूपी कांटा निगल लिया है उसे उगलने का मन ही नहीं होता। पृथ्वी भट्ट आते हैं, न्याय सूत्र सुनाते हैं, फिर से राज्यकार्य में मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। जयानक आते हैं, जयानक बड़े बड़े नाटकों की रचनाएं सुनाकर पृथ्वीराज चौहान के मन को लुभाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नाटकों में भी मन नहीं लगता। चालुक्यों से संधि में प्राप्त हुई बड़ी बड़ी अद्भुत, उस समय के आर्यावर्त की सबसे अद्भुत नृत्यकाएं नृत्य सभा में आकर नृत्य करती हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जब देखते हैं उस सभा में खाली रिक्त पड़े उन स्थानों को कि यहाँ पर चंद्रपुंडीर बैठते थे, यहाँ पर लोहाना बैठते थे, यहाँ पर काका कानड़देव बैठते थे, तो मन शोक से संतप्त हो जाता है, सभा छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ऐसा जब शोक में पृथ्वीराज चौहान डूबने लगे तब चंद्रबरदाई पहुंचे। अब एक ही उपाय है, महाराज का शोक अब वही मिटेगा जहां पर कभी भगवान कृष्ण ने पार्थ का शोक मिटाया था। अब कुरुक्षेत्र चलो। तब कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र उस समय तीर्थ था, थानेसर जो था वहां तो बड़ी अद्भुत रचनाएं, बड़े अद्भुत मंदिर भी बनवाए थे उनके पिता सोमेश्वर चौहान ने। तो थानेसर उस समय एक प्रसिद्ध तीर्थ था। थानेसर को तो लूटा था महमूद गजनी ने, बड़ा ही अद्भुत वहां पर चतुर्भुज मंदिर था। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान कुरुक्षेत्र में उपस्थित होते हैं। बड़े ही शुभ मुहूर्त में अनेकानेक दान दिए गए। ये सुनकर के स्वयं पृथ्वीराज चौहान आए हैं तो बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान जन आकर यहाँ पृथ्वीराज चौहान को उपदेश करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर धीरे धीरे मन की जो शोक की कसक थी वो हल्की पड़ने लगती है। बड़ा ही सुंदर उत्सव आयोजित हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तब एक दिन यहाँ पर चंद्रबरदाई आखेट की योजना बनाते हैं ताकि आखेट खेलकर पृथ्वीराज चौहान का मन पूर्णतः स्वस्थ हो सके। आखेट की योजना बन चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान अपनी 13 पत्नियों के साथ, अपने पूरी लाव लश्कर के साथ आखेट के लिए उपस्थित होते हैं। जंगल का वो कमर बंद कस चुका था। पृथ्वीराज चौहान अपने हाथी पर सवार थे अपनी पत्नियों के साथ। उनके सभी सामंत तो अपना अपना घोड़ा लेकर निकल गए आखेट के लिए, धनुष बाण लेकर, भाला लेकर,
तलवार लेकर वो आखेट चलने लगा। ढोल नगाड़ों की उस चोट ने, उनके घोर शब्द ने वहां पर एक युद्धमयी वातावरण पैदा कर दिया था और ये सभी सामंत शिकार करके अपनी रानियों को प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि रणभूमि में तो अपनी पत्नियों को अपना रण कौशल दिखा नहीं पाते थे, तो अब यहाँ पर इन जंगली पशुओं पर ही अपना रण कौशल प्रकट कर रहे थे। जंगल के वो पशु, वे जंगली पशु भाग रहे थे, क्योंकि मानवता आज जंगली हो रही थी। तब यहाँ पर ये सुंदर आखेट चल रहा था, इतने में ही एक सिंगनी ने वहां पर प्रवेश किया। सिंगनी अद्भुत थी। सिंगनी का सबसे पहले मुकाबला हुआ महामंत्री जैतराव से। जैतराव भी एक कुशल योद्धा थे। जैतराव अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो सिंगनी भी तत्पर होती है, लेकिन जैतराव का हस्त लाघव अद्भुत था। अपने भाले के एक ही प्रहार से उस सिंगनी को धराशायी कर दिया। उस सिंगनी के घायल होते ही वहां पर एकदम से सिंह निकल कर आ गया। सिंह ने जब वहां पर भयंकर गर्जना की तो सैनिकों की भी छाती कप गई। सिंह सिंगनी के मरने से क्रोधित हो गया। अब बस वो क्रोध में भरकर वहां पर तांडव करने लगा। जिस सैनिक की गर्दन पकड़ता उसी को धड़ से उखाड़ लेता। सिंह रोके नहीं रुक रहा था। तब बलभद्र यहाँ पर आते हैं, अपना घोड़ा आगे लेकर सिंह के सामने पहुंचे, लेकिन सिंह तो सिंह था। घोड़े पर ऐसी चोट कीनी कि घोड़ा धराशायी हो गया। बलभद्र जमीन पर आ गए, लेकिन बलभद्र भी मजे हुए योद्धा थे। भाला लेकर भिड़ गए उस सिंह से और एक ही मुहूर्त में उस सिंह को धराशायी कर दिया। जैसे ही ये दृश्य देख रहे थे पृथ्वीराज चौहान, ये देखकर पृथ्वीराज चौहान की भी भुजाएं फड़क उठी, क्योंकि बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर अभी शूरवीरता प्रकट हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान तत्क्षण अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर आ गए, भाला हाथ में लिया। पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर आखेट करने लगे, लेकिन तलाश थी कि किसी सिंह से मुकाबला हो। क्या मारे इन जंगली सूकरों को, क्या मारे इन मृगों को। सिंह की खोज में थे। तब एक सैनिक ने आकर बताया कि सिंह की एक गुफा पता चली है, उसमें सिंह जरूर होगा। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपने सभी सामंत सैनिकों के साथ उस गुफा को घेर लेते हैं। गुफा घेर ली गई, लेकिन सिंह को बाहर निकालना था। तब पृथ्वीराज चौहान के सामंत सैनिकों ने वहां पर धुआं कर दिया, लकड़ी जला दी धुएं से, ताकि वो जो सिंह है बाहर निकल कर आए। बस प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी बड़ी नीम की उसमें पत्तियां डाली गई। धुआं जितना कड़वा होगा उतनी जल्दी सिंह बाहर निकल कर आएगा। यहाँ पृथ्वीराज चौहान भी अपना भाला लेकर बड़ी ही तत्परता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सफेद धुएं से वो सिंह आकर टूट पड़ेगा। बड़ी ही प्रतीक्षा में सबकी नजरें उस गुफा के द्वार पर गड़ी हुई हैं, लेकिन गजब हो गया। उसमें से कोई सिंह निकल कर नहीं आया। उसमें लंगोटी बांधे, अवधूत वेश साधे एक महात्मा, इनके सिर पर जटाएं थी, निकल कर आए। महात्मा की आंखें लाल हो रही थी क्रोध से। महात्मा यहाँ पर गरज पड़े, शाप दे दिया महात्मा ने। महात्मा यहाँ पर शाप देते हुए बोले कि तुम्हें मानव होने का कोई अधिकार नहीं है, तुम मूक पशुओं पर अपनी शूरवीरता निकालते हो। अरे अगर शूरवीरता निकालनी ही है तो जाओ उन तुर्कों पर निकालो, जाओ उन विधर्मियों पर निकालो जो हमारी गाय को काट रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, उन पर अपनी शूरवीरता निकालो। लेकिन तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है और मुझसे ये क्रोध अब रुक नहीं रहा, ये निकलेगा जरूर। तब महात्मा ने वहां पर पृथ्वीराज चौहान को शाप दे दिया कि तुमने ये कृत्य किया है, इसलिए तुम्हारे शत्रु के द्वारा तुम अंधे किए जाओगे। ऐसा शाप दे दिया। चंद्रबरदाई तो एकदम से कप गए, चरणों में जाकर गिर पड़े, सब भयभीत हो गए। पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर निराश हो गए। तब चंद्रबरदाई परिचय देते हैं, महाराज ये कोई साधारण राजा नहीं है जिनको आपने शाप दिया है, ये ही तो इस आर्यावर्त के द्वार रक्षक हैं, आपने कैसा शाप दे दिया। महाराज क्षमा करें। पृथ्वीराज चौहान भी साष्टांग करते। ये कथा पृथ्वीराज रासों में है। तब यहाँ पर वो महात्मा पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं, सम्राट मेरे वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, मेरी एक जिव्या है, इससे जो वचन निकल जाता है वो सदैव सत्य होता है। लेकिन मैं तुम्हें भविष्य बता सकता हूँ कि तुम्हें एक मौका मिलेगा, उसको मत चूकना। अगर तुम उस मौके को चूक गए तो फिर मेरा शाप सिद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन की तपस्या का
ये फल देता हूँ, ये मैं अपने पुण्य तुम्हें अर्पित करता हूँ कि तुम हार कर भी जीत जाओगे। तब यहाँ पर महात्मा का ये शाप मिला, आखेट बंद हो चुका था। सभी सामंत मंत्री निराश होकर पृथ्वीराज चौहान और भी शोक में डूबकर यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से फिर अजमेर में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर अजमेर में सुख से दिन व्यतीत हो ही रहे थे कि एक दिन एक दूत का आगमन हुआ। वो दूत सीधे महामंत्री भुवनेक मल्ल के पास पहुंचा। भुवनेक मल्ल ने वो खबर जब सुनी तब सम्राट के पास पहुंचे। सम्राट, एक बड़ी ही बुरी खबर है, हमने सरहिंद का किला गंवा दिया। मोहम्मद गौरी का उस पर अधिकार हो चुका है। बड़ा ही कत्लेआम सरहिंद की उस आमजन, उस प्रजा का किया गया है। सरहिंद पर अधिकार करके मोहम्मद गौरी हमें खुली चुनौती दे रहा है, आपका क्या आदेश है। ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान की भुजाएं फड़क उठी। तत्क्षण आदेश दिया समस्त सेना को तैयार होने का। विगत एक पक्ष के भीतर हम प्रस्थान करेंगे सरहिंद की ओर। अब यहाँ पर ये चौहान सेना तत्पर हुई सरहिंद जाने को। तब तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, चौहान सेना और तुर्कों की सेना आमने सामने आकर खड़ी हुई। यही वो तराइन का पहला युद्ध था। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।